किसने कहा कि भाई साहब पहुंचना है स्टेडियम, शपथ लेना है? कुछ बातें पर्दे में भी रहनी चाहिए। कहा जाता है अल्पसंख्यक संघ की पाठशाला में जाते नहीं। आपने नमस्ते सदा वस्तले खूब किया होगा। पढ़ाई हमने यूनिवर्सिटी 17 साल जाते रहे। यूनिवर्सिटी 17 साल जाते रहे, पढ़ाई 5 साल की किया। कहीं मैरिज हॉल में गए खाना खाने? कोई ऐसा छात्र नेता नहीं होगा जो बेगानी शादी में जो अब्दुल्ला दीवाना ना बना हो। अच्छा, कॉल आया तो यकीन हुआ कि आपको ऐसा नहीं लगा जैसे हमने का कोई तफरी मारा? क्योंकि वो जहाँ से कॉल आएगा वहाँ तफरी नहीं होती है। कोई आए आज उसको काटा जाए। काटना नहीं, इसको बाटर सिस्टम कहेंगे। जिस समाज से आप आते हैं उस समाज में लोग एबीवीपी से थोड़ा बचते हैं। बीजेपी में जो भी मुसलमान आता है वो हिंदुओं की बात ज्यादा करता है। आप पर भी कुछ ऐसा ही दबाव रहता है क्या? आपकी पार्टी ने अब्दुल को राजनीति करने का भी मौका कम दिया है। कार्य के लिए काम तो आप रहे लेकिन मंत्री आप अकेले हैं। तो हाँ भैया, हमके समझ में आ गई कि तू बतकही चौक पे आ गई बड़ा। और आज जो बतकही हुई ओकर एगो बात से शुरू करतनी। कहें कि समाज में जो बा धारणा से चलला, कबो कबो यानी बकैती से चलेला, और कबो कबो जो बतकैती होला वो सही होला, और कबो कबो में 36 के आंकड़ा होला। यही के क्रम में आवेला कि राजनीति भैया उहे करेला जेकर बाप दादा राजनीति में रहेला, जेके लगे पैसा रहेला। लेकिन कबो कबो कहीं न 36 के आंकड़ा होला। एगो यही ना व्यक्ति बाना तेज तर्रार ड्रेसिंग, पूर्वांचल से आवे ना, बागी बलिया से, और पहले राजनीति में रहना, पहले स्टूडेंट की राजनीति में रहना, फिर संगठन में ही ना, और अचानक एक दिन फोन आयल, भैया मंत्री पद के शपथ ले क्या? तो हमारे साथ बतकही में आजवाना बागी बलिया के मिस्टर दानी सजाद। तो भैया क्रम शुरू कर जा, बात के सिलसिला शुरू किया जाए आपके मंत्री पद पाने का। तो अचानक आपको भी खुद नहीं पता था कि आप मंत्री बनने वाले, और अचानक फोन आया भैया शपथ लेना है। क्या थी वो कहानी, कहाँ से कैसे हुआ? देखो, सबसे पहले तो बात ही बाकी खुद तू भोजपुरी में शुरू कैला और फिर हिंदी में आ गिला। जब हमार बात आयल तो हिंदी में आ गई। पूर्वांचल के लोग कही कि देखा ये पूर्वांचली लड़का जोन बा हिंदी में जवाब देता, तो हम वो बात अपन शुरू करब भोजपुरी में कि हमारे जितना भी बतकही के हमारे जितना भी हमारे साथी लोग बा लोग सब करा के बहुत बहुत प्रणाम आदाब। और बतकही के आज बात शुरू हुई, बहुत लंबा कहला हन कि बहुत लंबा चली, और बड़ा ईमानदारी से जो चीज़ पूछियन जो चीज़ बोलियन ओकर बात के जवाब देवे के। लेकिन बात में ईमानदारी रही, कहें कि बागी बलिया के हमने कहीं जा, बागी बलिया के मिट्टी के एगो अलग तासीर होला, एगो अलग क्रांति होला। और बहुत अच्छे से आज बातचीत हुई रउरा से, और बहुत हमारा के उम्मीद बा कि हमारे नौजवान साथी जो हमारे नौजवान युवा साथी वाला लोग यही तरह हमारा के प्यार दिहन लोग, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। हाँ, तो कैसे फोन आया, किसका फोन आया, किसने कहा कि भाई साहब पहुंचना है स्टेडियम, शपथ लेना है? क्योंकि जहां तक मुझे खबरों से और जहां तक मैं जानता हूं कि आपको खुद में अंदेशा नहीं था भाई ऐसा, आप तो कॉरिडोर में घूम रहे थे। देखिए, बात तो बड़े आपने सीधे जो है मुद्दे की बात पूछ दी। आपको शुरुआत करना चाहिए था बलिया से, तो आप शुरुआत किए मंत्रालय से। तो देखिए, इसके पीछे देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम सब राजनीति करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें कुछ भी हो सकता है। और जैसे अभी आपने बताया कि मंत्री बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, एक सफल नेता बनने के लिए बड़ा पैसा का डिमांड रहता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में इसका उलट है। भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ चाहिए होता है, वो होता है जोश, जज्बा और जुनून। और ये जोश, जज्बा, जुनून जिसके अंदर है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत सम्मान देती है। और मेरे जैसे एक आम परिवार से आने वाले एक नौजवान को भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मैं कह सकता हूँ अपने संगठन की वजह से पहुँचा हूँ। और जिस तरीके से सभी को फ़ोन आया मंत्रालय जब मिनिस्ट्री के जो योगी 2.0 की शपथ होने वाली थी, तो जिस तरीके से सभी को फ़ोन आया, मुझे भी सुबह फ़ोन आया। किसका फ़ोन था? और ये कुछ बातें पर्दे में भी रहनी चाहिए, कुछ बातों को पर्दे में रहने दो, पर्दा में हटाओ वाला मामला है। पर्दा जो उठ गया तो शोर मच जाएगा, लेकिन वही शोर मचाना है। देखिए, कुछ बातों को जो है ठीक है, आप रखना चाहिए। लेकिन ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि मैं बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे संगठन महामंत्री जी का,
और जितने भी हमारे नौजवान साथी जिन्होंने दानिश आज़ाद अंसारी को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत सारे हमारे साथियों ने बहुत कुर्बानी दी, बहुत साथ दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत सहयोग दिया, मेरे परिवार का, सभी का मैं आज आपके मंच के माध्यम से बहुत हृदय के साथ आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, तो फिर आपने बताया नहीं, फिर फोन आया, कितना बज रहा था? सुबह फ़ोन आया और हम लोग पार्टी के काम में व्यस्त थे और चूंकि शपथ ग्रहण का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होना था तो पूरा सामियाना लगवाना था। हाँ बहुत व्यस्तता थी, उसी बीच में फ़ोन आता है और एक आम नौजवान के पास इस तरीके का फ़ोन आना, और जो एक आम घर से आता है, बस उसके पास कहने को केवल एक चीज़ था और वो था कि ईमानदारी से अपना काम करना, समाज की सेवा करना। तो यही एक चीज़, एक जो इसको कहें कि एसेट के नाम पे हमारे पास एक हमारे काम के प्रति ईमानदारी थी, समाज के प्रति ईमानदारी थी, एक उसी एसेट के साथ हम चले थे और इसी एसेट के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लगा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप कंधों पे मिली हमारे, और उत्तर प्रदेश जो हमारे देश का सबसे बड़ा सूबा अच्छा, है। कॉल आया तो यकीन हुआ कि आपको ऐसा नहीं लगा जैसे हमने का कोई तफरी मार रहा है? नहीं, क्योंकि वो जहाँ से कॉल आएगा वहाँ तफरी नहीं होती है, वहाँ केवल काम की बात होती है। तो अच्छा लगा, मैं धन्यवाद दूंगा आपको। मतलब उससे पहले कोई उम्मीद थी कि अच्छा मेरे पास कॉल, सोच रहे थे, जहन में था, नहीं था, क्या था? देखिए, इसमें बहुत ईमानदारी से बात मैं बताऊंगा, जो भी राजनीति करता है वो इसी उम्मीद से करता है कि एक दिन वो विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, मंत्री बनेगा। तो जब हम लोग छात्र जीवन में थे तभी से हम लोग सोचते थे कि कुछ ना कुछ एक जीवन में ज़रूर किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये इस समय अचानक से फ़ोन आने एक बहुत बड़ा मतलब आनंद का विषय था और मुझे बहुत अच्छा लगा और हम जल्दी से तैयार हुए। फिर हम लोग तो अब संगठन के काम में व्यस्त थे, लेकिन फिर आपने छूटते किसे फोन किया? एक फोन कटा तो दूसरा फोन किसको मिला? मौका ही नहीं मिला, ईमानदारी की बात बताऊं, घर पे नहीं बताया, इतना मौका ही नहीं मिला कि किसी को बताया जा सके। और तुरंत मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बुलाया गया और मेरे साथ मेरे जो 4-5 भाई बंधु थे, बस उन्हीं को बात मालूम चली। फिर हम लोग सीधे मुख्यमंत्री जी के यहाँ चले गए। फ़ोन फिर था नहीं मेरे पास, तो हम लोग फिर सीधे शपथ लेने चले गए। हालांकि उसके बाद दुनिया भर तमाम मेरे साथियों के फ़ोन आए, मेरे जनपद से फ़ोन आया, प्रदेश भर से, देश भर से, अलग अलग जगहों से फ़ोन आया, संगठन के लोगों का फ़ोन आया। मेरे माता पिता जी भी उस समय यहाँ नहीं थे, सब शॉक्ड हो गए। हाँ, सब बाहर थे। सब एक खुशी भरा बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, एक बहुत बड़ा जीवन का एक, जिसको कहा जाए एक चमत्कारी मूवमेंट, एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट। उस समय कुर्ता पहने थे कि फॉर्मल ड्रेस में थे? क्या अचानक, क्योंकि भाई पता था नहीं तो तैयार हुए नहीं होंगे? नहीं, कुर्ता ही पजामा पहने थे, लेकिन फॉर्मल था। कुर्ता पजामा पहने थे। और फिर हम लोग गए, हमने शपथ ली। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अपना आशीर्वाद स्नेह दिया, मुख्यमंत्री जी ने दिया, संगठन के हमारे जितने भी शीर्ष लोग थे सभी ने दिया। और यकीनन जो उस उम्मीद से उन्होंने इस जिम्मेदारी बैठाया है, ईमानदारी से उस उम्मीद पे खड़े उतरने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे आपका शपथ हो गया। अब आते हैं जो आपने कहा कि बागी बलिया की बात की है, नहीं बलिया से सफर शुरू हुआ, क्योंकि आपका ये था, क्योंकि ये कहानी आपकी और एस जयशंकर जी की एक तरह है। उनके पास भी अचानक फोन आया, आपके पास भी अचानक फोन आया, दोनों लोग कहीं मतलब जिक्र में भी नहीं थे शुरू से। कैसा था बलिया से छात्र संघ का सफर? विद्यार्थी परिषद में आप रहे, उसे कहता है मतलब वो संघ का पाठशाला एक तरीके से, और कहा जाता है अल्पसंख्यक संघ की पाठशाला में जाते नहीं। आपने नमस्ते सदा बस्तले खूब किया होगा। देखिए, बलिया हमारा बागी बलिया की मिट्टी में एक अलग तासीर है, एक अलग एनर्जी है, एक अलग जोश है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि हम बलिया जैसे एक पावन धरती पे, एक ऐतिहासिक भूमि पे हम पैदा हुए। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो एक आत्मविश्वास या एक ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं बलिया की मिट्टी की देन है। बलिया में शुरुआती जो हमारी पढ़ाई थी वो बलिया में हुई। हमने शुरुआती अपना छात्र जीवन बलिया में बिताया। उसके बाद ग्रेजुएशन करने 12th के बाद हम लखनऊ यूनिवर्सिटी चले आए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब हमने पढ़ाई शुरू की तो फिर उसी में छात्र जीवन में धीरे धीरे हमने प्रवेश किया और फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और लंबे समय तक छात्र राजनीति से हम जुड़े रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। कोर्स तो हमारे 5 साल का था, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन छात्र जीवन में हमने 17-18 साल से अधिक का जीवन जो है छात्र जीवन में बिताया। पढ़ाई हमने यूनिवर्सिटी 17 साल जाते रहे। यूनिवर्सिटी 17 साल जाते रहे, पढ़ाई 5 साल की, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन छात्र राजनीति का एक अलग चस्का है, मैं ये बताऊं।
छात्र जीवन में अगर छात्र राजनीति में आप हैं तो इसका एक अलग फ्लेवर, एक अलग चस्का है। और ये टेस्ट हर कोई महसूस नहीं कर सकता, जिस तरीके से एक छात्र नेता सीमित संसाधनों में असीमित काम करता है, ये बड़ा अभूतपूर्व है। और देखिए, जीवन में आज हम जहाँ हैं या जीवन में हम कहाँ जा रहे हैं, उसके पीछे छात्र जीवन का हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो मैनेजमेंट है, उस समय का हमारा जो स्किल है, वो आज भी बहुत काम आता है। छात्र जीवन में जब आप छात्र नेता रहते हैं तो आपके साथ 20-50 साथी आपके रहते हैं और आपके पास वो अभाव के साथी होते हैं, अभाव के साथी होते हैं। हाँ, लेकिन अब वो स्वभाव से जुड़ते हैं, उस अभाव में स्वभाव से जुड़ते हैं, और वही स्वभाव और अभाव जो है भविष्य में प्रभाव छोड़ता है। तो निश्चित तौर पे वो जो समय था वो बड़ा बढ़िया समय था छात्र जीवन में जब हम थे। मैं बताऊं, मैं आज भी मैं याद करता हूं तो बहुत रोमांचित हो जाता है कि जब हम कोई किस्सा बहुत सारे देखो मेरे छात्र राजनीति के इतने सारे किस्से हैं कि उसको जो मजेदार हम हमारे दर्शकों को सुनाना बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि हम तो ऐसी कुर्सी पे हैं कि ऐसे किस्से शेयर भी नहीं कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे किस्से हैं। देखिए क्या जो शेयर कर सके थोड़ा सा दाहिने बाएं होकर दाहिने बाएं होकर। देखिए, छात्र जीवन में सबसे बड़ा तो एक होता था कि साथी तो बहुत होते थे लेकिन पैसा किसी के पास नहीं होता था। हमारे पास भी नहीं था, हम लोग भी आम परिवार से आते थे। तो शाम को क्या होगा सुबह नहीं पता होता था, कल क्या होगा आज पता नहीं होता। बड़ी ईमानदारी से बता रहे। बाइक भी बहुत खुशी, जो ऐसे अपने ग्रुप में एक आध जो अच्छे सक्षम लोग हैं उनके पास मोटरसाइकिल होती थी और ट्रिपलिंग करके चलना एक कॉमन सी बात थी। वही मैं बता रहा हूँ ना कि इससे सीट पे बैठा हूँ कि ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ट्रिपलिंग करके चलना और 10 रुपए के पेट्रोल में कितनी गाड़ी चलेगी इसे कैलकुलेशन करके और इतना ही चलना, उतना ही तेल भरवाना, उतना ही तेल भरवाना। मजबूरी, पैसा ही नहीं था कि भाई अगर पॉकेट में 50 रुपए है तो 10 का तेल भरवाना है, 20 की चाय पीनी है और 30 रुपए शाम के लिए भी रखना है कि भाई सब्जी उब्जी खरीदनी है। तो इस तरीके से एक हम अपने आप को कैसे मैनेज करते थे। और साथ में 20-30-50 लड़के हैं हमारे साथी हैं जो दिन भर हमारे साथ हैं, उनको भी देखना है। और यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति भी करनी है, छात्रों की मदद भी करनी है, अपनी भी छात्र राजनीति को कैसे मजबूत करना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी चिंता। लेकिन बड़ा रोचक था। और तमाम मेरे साथी, मैं उन्हें बहुत, मुझे लगता है वही मेरे आधार रहे मेरे जीवन का, जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, मेरा बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, कहीं मैरिज हॉल में गए खाना खाने? कोई ऐसा छात्र नेता नहीं होगा जो शादियों में, बेगानी शादी में जो अब्दुल्ला दीवाना ना बना हो। और बहुत बार गए। और आपका फेवरेट मैरिज हॉल कौन सा था? जितने भी यूनिवर्सिटी के आसपास के मैरिज हॉल थे वो बड़े परेशान रहते थे। और 1-2 बार तो बहुत तगड़ा झगड़ा भी हुआ शादियों में खाना खाने के लिए और डिस्काउंट पे समोसा खाने के लिए। और यूनिवर्सिटी के आसपास के जितने भी हमारे दुकानदार थे, मैरिज हॉल थे, वो सभी लोग जो है परेशान तो नहीं कहेंगे लेकिन अब क्या कहें, वो छात्र राजनीति में बिना इसके हम लोग देखिए, छात्र राजनीति इज ऑल अबाउट सर्वाइवल, कि हमको कैसे सर्वाइव करना है, ये बड़ा ज़रूरी था। तो सर्वाइवल के लिए जो भी उचित था वो हमने बड़े ईमानदारी से किया। और निश्चित तौर पे जो भी बदमाशियाँ या जो भी चीज़ें छात्र नेता करता था वो तमाम चीज़ें हमने की हैं। कोचिंग्स में डिस्काउंट दिलवाना, फ्री में अपने साथियों को फिल्म दिखाना, शोरूम में महंगे शोरूम में डिस्काउंट दिलवाना, ये तमाम चीज़ें जो है जो एक छात्र नेता करता था वो हमने सबने भी किया है। और यकीनन, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात इन सब के पीछे ये है कि ये आपके व्यक्तित्व निर्माण में बड़ा सार्थक ये सब चीज़ें साबित होती है। पब्लिक डीलिंग में, पब्लिक हेल्प कैसे में आपको सामंजस्य बैठाना है समाज के साथ भी, पढ़ाई के साथ भी, अपने परिवार के साथ भी, अपने साथियों के साथ भी। तो ये छात्र जीवन में तमाम चीज़ें, तमाम बातें आपको जो सीख मिलती हैं वो निश्चित तौर पर जीवन भर आपके काम आती है। मेरे भी आज के जीवन में भी वो तमाम चीज़ें बहुत काम आ रही हैं। अच्छा, जो आपने समस्या विद्यार्थी जीवन में देखा, सामना किया, अब आप मंत्री बन गए, अब उसका हल कैसे देखते हैं? मैं एक और देखे मुझे कहानी याद आई, और कहानी आपने बताई कि पैसा लिमिटेड होता था लेकिन क्या होता था कि हम सपने आसमान जैसे। हाँ, और क्या होता था कि भाई खाना भी शाम को अच्छा है, साथी लोग हैं 20-30 लोग शाम को जुटे तो खाना भी अच्छा है। तो मुझे याद है कि एक हमारा साथी था, वो पार्ट टाइम जॉब करता था। एक इवेंट कंपनी थी जो फ्लावर्स और केक्स डिलीवर करती थी, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो जब मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे, ये सब डे होते थे तो उनके पास बड़े ऑर्डर आते थे। तो उस ऑर्डर में क्या होता था ना, तो उसको चाहिए होते ज़्यादा लोग जो उस ऑर्डर की डिलीवरी करें।
तो हमने ऐसे डेज पे, स्पेशल डेज पे भी हमने डिलीवरी भी की है सामान की, फ्लावर्स की, केक्स की डिलीवरी भी की है। और उसमें एक दिन का हमें 600-700 रुपये भी मिलता था। तो हम लोग 7-8 लोग रहते थे हम लोग। तो उसके पीछे का टारगेट ये था कि भाई 7 लोग हैं, अगर 600 मिल रहा है तो 4-5 हज़ार रुपया हो जाएगा। तो इस महीने का जो रेंट है मकान का, चूँकि हम लोग हॉस्टल के साथ-साथ हम लोग मकान, चूँकि संख्या ज़्यादा रहती थी तो मकान भी रेंट पे एक लेके रूम में रहते थे। कितने लोग रहते थे? उसकी कोई संख्या नहीं होती थी, जितने आ जाएँ। और ख़ास तौर पे एक ख़ास बात ये भी थी कि उत्सर्ग एक ट्रेन हमारी चलती थी सुबह, वो सुबह 7 बजे लखनऊ आती थी। तो 7 दिन में 5 दिन 6 दिन ऐसा होता था कि उत्सर्ग 7 बजे सुबह आई यहाँ पे, और उत्सर्ग से कोई ना कोई हमारे घर पे आता था। अच्छा, हम चाहते भी थे कि लोग घर पे आए। उससे क्या होता था कि जब बलिया से लोग आते थे घर पे तो हमारे लिए भी अच्छा हो जाता था कि उस भीड़ शाम लगे। हमको पनीर वगैरह या नॉनवेज वगैरह खाने को मिल जाता था। तो हम खुद बुलाते भी थे लोगों को कि आइए हमारे घर रुकिए। तो उनको ये फैसिलिटी मिल जाती थी कि वो अपना बैग रख के नहा धो के अपना काम कर लिए, और शाम को उनको घेर घार के भैया को या जो चाचा है उनको हम फिल्म भी देख लिया करते थे, नॉनवेज अच्छा, वगैरह भी या मतलब पनीर वगैरह भी। काटने के लिए कोई आए आज उसको काटा जाए। काटना नहीं, इसको बाटर सिस्टम कहेंगे। कि भाई हम आपको सुविधा सर्विस दे रहे हैं, आप हमें आनंद दीजिए। तो ये बहुत लंबा जीवन हमारा 10 साल तो इसी बाटर सिस्टम वाले थ्योरी पे चला है। डिलीवरी भी की हमने, और बहुत सारे काम। देखिए, सर्वाइवल के लिए जो करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा पॉकेट मनी घर से, ऐसा नहीं कहूँगा नहीं मिलती थी, बहुत लिमिटेड पॉकेट मनी जो घर वाले पढ़ाई की नीयत से भेजते थे, लेकिन हम लोग पढ़ाई लेकिन की, उसमें कई लोग का पोषण करना पड़ता था। कई लोग का पोषण करके अपनी छात्र राजनीति के लिए भाई जो साथी हैं, ईमानदारी से उनको साथ लेके आगे बढ़ना है, तो भाई उनका भी ध्यान रखना है। अच्छा, लेकिन आज के दौर में जो भी छात्र राजनीति में, उनकी एक ही समस्या है कि जो जीवन आपने जिया, जिस तरीके से आप पक गए, भाई आप तो अच्छे से पक गए, क्योंकि उस समय था छात्र संघ का चुनाव होता था। अब वही फैक्ट्री बंद कर दी गई है। रोज लड़के हु कर रहे हैं, भाई मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो। फैक्ट्री बंद, प्रोडक्शन बंद। देखिए, छात्र संघ चुनाव तो होना चाहिए, मेरा पर्सनली मानना है कि छात्र संघ चुनाव। हालांकि जब यूनिवर्सिटी में आया, मैं बताऊं 2005-06 में जब विश्वविद्यालय आए, उस समय छात्र संघ बंद हो गया था। तो हम लोग फिर छात्र राजनीति में छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन जितने दिन हम लोग यूनिवर्सिटी में रहे, 16-17 साल, छात्र संघ चुनाव नहीं बहाल हो पाया। 2005 से बंद हुआ, 2005-06 से वो फिर आज तक अभी वहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में टिल नाउ अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। छात्र संघ चुनाव हमारे राजनीति की समझ लीजिए प्राइमरी पाठशाला है, और छात्र संघ चुनाव से हमें नई एनर्जी, नया जोश, नया जुनून मिलता है, जो हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए बहुत ही सार्थक साबित होता है। तो छात्र संघ चुनाव के पक्षधर तो मैं भी हूँ, और मैं हमेशा छात्र संघ की आवाज़ को बुलंद करने का काम करता हूँ। अच्छा, छात्र संघ का चुनाव हुआ नहीं, क्योंकि चुनाव हो जाता है तो समझ में आ जाता है भाई ये प्रेसिडेंट है, कोषाध्यक्ष है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, इनमें से इस पार्टी को चुनना है। आप एबीवीपी में थे, तो बीजेपी में एंट्री कैसे हुई? देखिए, एबीवीपी में जाने के पीछे भी एक कहानी है। जब मैं नया नया लखनऊ विश्वविद्यालय गया तो कहानी तो सुनना है, आप सुना नहीं रहे। तो नया जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय गया तो बलिया जैसे शहर से मैं आया, और राजधानी में आया। एक राजधानी का एक अलग ग्लैमर, एक अलग चकाचौंध विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा गेट जिसमें मैंने एंट्री ली, और एक कॉमन स्टूडेंट की तरह मैं भी आया और देख के बहुत ग्लैमराइज हुआ। फिर कुछ दिनों में आसपास की एक्टिविटीज़ मैंने देखी, तो मैंने देखा कई सारे स्टूडेंट विंग्स थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ साथ, और भी बहुत सारे छात्र संगठन थे। लेकिन मैंने देखा कि जब मैं कॉमर्स में मैंने एडमिशन लिया तो मैंने देखा कि मैं खिड़की की इस तरफ था, और खिड़की के अंदर कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे, और जो बड़े रौले के साथ बैठे थे, और छात्रों की बड़ी तत्परता से मदद भी कर रहे थे, और उनका भौकाल भी बड़ा टाइट था। तो मुझे लगा ये बड़ा सही है गुरु यार, ये कौन है? क्या है हाँ, ये वाला डिश अपने कोई मांगता है। हम कहे यार ये तो माने मदद भी कर रहे हैं, भौकाल भी इनका टाइट है, और ये खिड़की के उस तरफ बैठे हैं अंदर जहाँ प्रोफेसर लोग बैठे हैं। हम कहे यार ये गुरु ये सही चीज़ है, क्या है, कौन है ये लोग? तो मैं एक लोगों से दोस्ती किया, धीरे से पूछा भाई क्या है आपका नाम? तो अपना नाम बताया भाई ने, और बताया कि हम लोग एबीवीपी से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। तो एक छात्रों की सेवा करने की तत्परता, और एक जो मेरे अंदर के का जो छात्र नेता है उसने अखिल भारतीय विद्यार्थी की परिषद की तरफ हाथ बढ़ाया, और निश्चित तौर पे वही मैं जब जुड़ा 2005-06 में, तो हम लोग बहुत लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हमने काम किया।
अलग अलग दायित्वों पर काम किया। और विद्यार्थी परिषद की एक बात है कि विद्यार्थी परिषद मुझे एक मात्र ऐसा छात्र संगठन लगा जो ईमानदारी से छात्रों की मदद करता था। और दूसरा एक छात्र नेता वाला ये था कि टीम भी मजबूत थी, भौकाल भी अच्छा। टाइट था, वीसी के ऑफिस में घुसना और छात्रों की बात दमदारी से करना, अपनी बातों को मनवाना किसी भी तरीके से। तो इन तमाम चीज़ों ने एक आम जो छात्र, जो मेरे साथ छात्र है, उसको बहुत प्रभावित किया। और हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। और निश्चित तौर पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज हम जो भी हैं, हमारे चरित्र में जो भी निर्माण हुआ, कैरेक्टर में जो भी डेवलपमेंट हुई, उसके पीछे भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, जिस समाज से आप आते हैं उस समाज में लोग अखिल एबीवीपी से थोड़ा बचते हैं, एनएसयूआई की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आपने जब इसको ज्वाइन किया तो आपके रिश्तेदार, घर परिवार, ये कहाँ जा रहे हो? मैंने संघ का एक प्रकल्प है, आरएसएस का एक प्रकल्प है एबीवीपी, वहां पे भी लोग उस समय आपको शाखा लगाना पड़ा होगा, नमस्ते सदा वस्तले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम करना पड़ा होगा। तो किसी ने बोला, किसी ने अपोज किया? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हम जुड़े छात्र हित के लिए और छात्रों को नई दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। और मुझे नहीं लगता मेरे घर में किसी ने मुझे इस बात से टोका। मेरे पिताजी भी थोड़ा सख्त प्रवृत्ति के थे, लेकिन उन्होंने भी कभी मुझे इस चीज़ के लिए नहीं टोका। और मेरे परिवार ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया। बस मेरी माताजी का ये कहना था कि बेटा, जिस लाइन में भी जाओ ईमानदारी से काम करना, कोई ऐसा काम ना करना जिस पे लोग तुम्हारे ऊपर या परिवार के ऊपर उंगली उठाएं, और अपना करियर को कैसे आगे ले जाना। एक आम मध्यम परिवार जो सोचता है कि बेटा पढ़ ले लिखे, सेटल हो, कुछ कमाए, नौकरी करे, जीवन में आगे बढ़े, पूर्वांचल के माई बाप की सबसे बड़ी दिक्कत होला ये रहेला समस्या, ये कि बाना। भाई लेकिन 2 जून के रोटी पहले हो जा। लेकिन परिवार ने भी बहुत सपोर्ट किया। मैं धन्यवाद दूंगा अपने माता पिता का भी, और तमाम अपने गार्जियंस का भी, अपने दोस्तों का भी, सबने सपोर्ट किया। बिना अपने साथियों के, परिवार के सपोर्ट के निश्चित तौर पे हम यहाँ नहीं पहुँचते। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात की जाए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जाति, धर्म, मजहब के बेड़ियों में उसको जकड़ना ये गलत होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन सबसे बहुत ऊपर है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमेशा सिखाया इसी पे एक लाइन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संगठन पे कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगे लाशें, पर पूरे शहर में कोई कातिल नहीं मिलेगा। ये छात्र राजनीति के लिए कहा जाता है कि भाई हर कोई आपको मिल जाएगा कि भाई कोई ना कोई माफिया गुंडा टाइप का है, लेकिन सबके हाथ एकदम क्रीम पाउडर लगा के साफ। तो वही कह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक अलग चीज़ है, एक अलग दुनिया है। मैंने बहुत मतलब क्या बोलते हैं, ईमानदारी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया। और बड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमें बहुत कुछ सिखाया एबीवीपी ने। और अलग अलग आपके करेक्टर कैसे बिल्ड हो, आपको समाज को कैसे फेस करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है, प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए उन प्रॉब्लम्स का हल कैसे निकालना है, इन तमाम चीज़ों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बड़े बारीकी से और बड़े अच्छे से हम सबको धीरे धीरे हमारे करेक्टर में उतारता है। और यकीनन मैं बहुत धन्यवाद दूंगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम साथियों को। जो हमारा वो सवाल था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आप कोई चुनाव लड़े नहीं, तो कैसे बीजेपी में एंट्री हुई? मतलब किसने आपको बोला अप्रोच करने के लिए, अच्छा चलिए अब वहां से बीजेपी में आता है, बीजेपी के संगठन को मजबूत करते हैं? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 2005-06 में हम लोग जुड़े। शुरुआत में तो हम लोग थोड़ा एक्टिव नहीं थे, कार्यक्रम में जाते थे, पीछे खड़े रहते थे। फिर बाद में हम एक्टिव हुए, हम लोग कई सारे दायित्वों पे रहे। और 2018 तक हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। 2018 में उत्तर प्रदेश में, 2017 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो 2018 में सीधे मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तब मैं काम कर रहा था, फिर सीधे मुझे लैंग्वेज कमेटी का मेंबर बनाया गया 2018 में। तो मैं विद्यार्थी परिषद से सीधे जो है सरकार का एक भाग बना। एक लैंग्वेज कमेटी, उर्दू लैंग्वेज कमेटी का मैं मेंबर बना 2018 में। 3 साल का कार्यकाल होता है, 3 साल हमने वहाँ सरकार के माध्यम से भाषा के लिए काम किया, अलग अलग भाषा के लिए, ख़ासतौर पे उर्दू भाषा के लिए काम किया। 2021 में जब उसका कार्यकाल ख़त्म हुआ तो ऊपर क्रम से भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जो हमारा, उसका मैं प्रदेश महामंत्री मुझे संगठन ने बनाया, स्टेट जनरल सेक्रेटरी में मैं रहा। और उसके बाद 2022 में मैं बीजेपी का एक ऑफिशियल, मेरी जो एंट्री जो हुई स्टेट जनरल सेक्रेटरी बन के 2021 में हुई। और फिर हमने कुछ समय अपने बीजेपी माइनॉरिटी विंग में काम किया। 2022 में जब फिर से दूसरी बार योगी सरकार बनी
तो उसमें संगठन ने मुझे इस मंत्री दायित्व बना पर दिया। बैठाया। जी। तो आपके जो आइडियल है वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं। जी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की कौन सी बात आपको बहुत ज्यादा लुभाती है? नहीं देखिए, इसके पीछे भी एक कहानी है। मेरे कहानी आइडिया तो सुना, आप कहानी रोक दे रहे हैं। इसके पीछे भी कहानी कि मेरे दो आइडियल, हम्म एक आइडियल मेरे अब्दुल कलाम साहब हैं, हम्म जिन्होंने सीमित संसाधन में कैसे असीमित तरीके से आप काम कर सकते हैं, उन्होंने सिखाया हम नौजवानों को। दूसरा एक हमारे वीर क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जिनके नाम पे मैंने अपने नाम को ट्रिब्यूट किया, और मेरे नाम के आगे जो दानिश के आगे आज़ाद लगा है, वो आज़ाद जो है वो छात्र राजनीति में मैंने चंद्रशेखर आज़ाद जी से प्रेरित होकर लिया। तो मेरे जीवन में इन दो विभूतियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपना इनको आइडियल मानता हूँ। एक हमारे चंद्रशेखर जी को, जिन्होंने छोटी सी आयु में इतना बड़ा काम किया, और एक हमारे कलाम साहब को, जिन्होंने किस तरीके से आप कहाँ पैदा होते हैं ये मायने नहीं रखता, आप कहाँ पहुँचते हैं अपनी मेहनत से ये मायने रखता है, उन्होंने सिखाया। तो ये दो विभूतियों ने हमारे जीवन में, मुझे लगता है हर नौजवान को किसी न किसी विभूति से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन का एक आदर्श किसी एक विभूति को बनाना चाहिए। यही आपको जीवन में आगे बढ़ने का मोटिवेशन और आगे बढ़ने का एक बूस्ट करते हैं। और कलाम साहब के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मदरसे में पढ़ने वाला एक बच्चा, एक आम गरीब परिवार में पढ़ने वाला बच्चा, जब जिसके पास पढ़ाई में आगे जाने के लिए जिसके पास पैसे नहीं थे, तो उसकी बहन ने अपने जेवर को गिरवी रख के उसके ट्रेन का टिकट कराया और उसको पढ़ने के लिए आगे भेजा, जिसने कई सारी असफलताओं को का सामना करते हुए सफलता के कदम को, सफलता की तरफ वो आगे बढ़े, जिन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए न्यूज़पेपर तक बेचा, जो कई जगह से रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने ठाना और इस देश को एक शक्तिशाली देश बनाने का काम किया। ऐसे हमारे कलाम साहब। दूसरा एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद जी, उस समय आप समझिए, आप कल्पना कीजिए, मतलब कल्पना करने की बात है, आज हमारे आपके हाथ में डिजिटल क्रांति है, मोबाइल है, कि हम चंद सेकंड में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर आज आ गए हैं। लेकिन आप सोचिए, आज़ादी से पहले जब टेलीफोन नहीं हुआ करता था, गाड़ियों का साधन नहीं हुआ करता था, ऐसे समय में चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसी विभूतियां, उन्होंने ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे हमारे शहीद, जिन्होंने देश को क्रांति के एक धागे में पिरोने का काम किया। कम संसाधन में किस तरीके से वो रेलगाड़ियों का सफर करके, अलग अलग बैलगाड़ी और तमाम तरीके का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके कैसे पूरे देश में जो है क्रांति की एक अलग जगह, क्रांति की एक मशाल जलाई। तो ये हमारे रोल मॉडल होना चाहिए, ये हमारी लेकिन विभूतियां। वही सवाल है कि आज के जो मुसलमान हैं वो कहीं ना कहीं एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो विचारधारा है, जो काम है, उससे बहुत दूर है। नहीं, ये कहना गलत होगा कि आज का मुसलमान कलाम साहब के विचारधारा से दूर है। आज का हमारा जागरूक मुसलमान निश्चित तौर पे कलाम साहब के विचारों से प्रेरित है। हाँ, हमें अपने नौजवानों को मोटिवेट करके आगे बढ़ाने की जरूरत है। जो हमारा मुस्लिम यूथ है, मैं उसको खास तौर पर कहूँगा कि उसे आगे आके अपना एक रोल मॉडल चुनना चाहिए। वो रोल मॉडल कौन होना चाहिए? वो रोल मॉडल कोई नेता नहीं होना चाहिए। वो रोल मॉडल वो होना चाहिए जिसने उसके कौम को, जिसने उसके देश को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत ईमानदारी से काम किया है। कलाम साहब हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। कलाम साहब के बारे में हमें पढ़ना चाहिए और निश्चित तौर पे कलाम साहब के जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। आज आप देखिए, हमारा मुस्लिम बच्चा, मुस्लिम नौजवान, उसको हमें मोटिवेट करके देश के उन्नति में उसकी भी सहभागिता रहा, इन चीज़ों को सुनिश्चित करना है। ईमानदारी से हमारा मुस्लिम नौजवान अपने पोटेंशियल को आगे बढ़ाए, उसको पॉलिश करना है, उसको मोटिवेट करना है और तरक्की और तालीम की तरफ उसको आगे बढ़ाना है। अच्छा, एक सवाल ये भी रहता है कि बीजेपी में जो भी क्या कहते हैं मुसलमान आता है, वो हिंदुओं की बात ज़्यादा करता है। आप पर भी कुछ ऐसा ही दबाव रहता है क्या? नहीं, देखिए, आप मेरी बातों से आपको लगता है क्या कि ऐसा कोई दबाव भारतीय जनता पार्टी में रहता है? भारतीय जनता पार्टी को समझने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि ये जो भ्रम फैलाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, यही भ्रम जो है, ये नकारात्मक जो पब्लिसिटी है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से मैं मिला, उन्होंने मौका दिया मिलने का और करीब आधे घंटे माननीय प्रधानमंत्री से बात हुई। और कभी भी उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी भी
इस तरह की कोई बात नहीं की। उन्होंने उल्टा तो ये कहा कि हमें मुसलमानों के बीच में रह के, अगर मैं बीइंग अ माइनॉरिटी मिनिस्टर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जिम्मेदारी मिली है मुसलमानों के बीच में रह के उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना। प्रधानमंत्री जी ने आधे घंटे हम मुझसे उनसे मैं बात किया मैं, तो उन्होंने पूरे आधे घंटे केवल और केवल मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात मुझसे की। कैसे उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना है, मुस्लिम महिलाओं को कैसे मेन स्ट्रीम से जोड़ना है, जो हमारी ट्रिपल तलाक की जो हमारी बहनें हैं उनको कैसे मेन स्ट्रीम से जोड़ना है, हमारे जो अल्पसंख्यक समाज है उसके विकास के लिए कैसे काम करना है। इन मुद्दों पे उन्होंने बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमेशा हम लोग की मुलाकात होती है, उनका मार्गदर्शन मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमेशा इसी चीज़ पे फोकस किया है कि भाई अपने मिनिस्ट्री के माध्यम से मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए कैसे काम कर सकें हम सब, इसके लिए हमें सोचना चाहिए। हमारी टॉप लीडरशिप में भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी बात होती है। कभी भी किसी ने भी ऐसा नहीं कहा, अलबत्ता सब ने ये ज़रूर कहा कि हमें मुसलमानों के बीच में रह के उनके डेवलपमेंट को सुनिश्चित करना है। यही जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसी जिम्मेदारी पे ईमानदारी से मुझे काम करना है। वहाँ तक आते हैं जब आप पीएम साहब का जिक्र कर रहे थे कि आधा घंटे आप बैठे मुलाकात किए, उन्होंने बता ही दिया कि क्या उन्होंने आपको जिम्मा सौंपा। उसके अलावा ये बताइए कि पीएम से कितनी बार आपकी मुलाकात हो चुकी है अब तक? और समय मांगते हैं तो मिल जाता है एक मिनिस्टर के रूप में कि थोड़ा वेटिंग लिस्ट रहता है कि अभी देखिए RSC है, प्रधानमंत्री जी जो है, waiting है। प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़े जिम्मेदारी पे हैं और पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, और विश्व के सामने जो भारत का एक इमेज प्रधानमंत्री जी ने बनाया है ये बहुत शानदार है। बहुत दिनों बाद आप देखिए भारत एक ताकत बन के दुनिया के सामने उभरा है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के पास बहुत काम रहते हैं, उनके पास, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, लेकिन उनका स्नेह हमेशा मुझे लगता है कि हम सब पे है। और जब मैंने बताया कि उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया और लगभग करीब हम 25 से 30 मिनट उन्होंने मुझे मौका दिया उनसे बात करने का। इसके अलावा भी लखनऊ में भी हम लोग कई बार मिल चुके हैं। अभी चुनाव के दौरान भी हम कई बार हम लोग मिले, और प्रधानमंत्री जी हमेशा जब भी मिलते हैं उनसे मिलना एक बहुत यादगार मोमेंट रहता है। और हर बार जब वो मिलते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार हमारे अंदर करते हैं, और उनके द्वारा जो बोला गया 2 शब्द भी जो हमारा रहता है वो बहुत हमें मोटिवेट करता है और हमें बहुत एनर्जी देता है कि हम ईमानदारी से आगे बढ़ें और समाज के विकास के लिए काम करें। अच्छा, आप सरकार के अंदर हैं, बाहर वाले कहते हैं कि बीजेपी पार्टी मुसलमानों के लिए नहीं है, इस पे आपका कोई तर्क है? देखिए मुझे तो लगता है कि बाहर वाले जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। हमको लगता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के लिए विकास के लिए काम कर रही है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। ये बताइए, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझाना आसान होता है। तो 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी का शासनकाल उत्तर प्रदेश में था। तब मैं सवाल ये पूछता हूँ समाजवादी पार्टी के लोगों से, और उन लोगों से जो समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं, कि भैया मुझे ये बताओ 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी ने मदरसा के डेवलपमेंट के लिए क्या किया। अच्छा, मदरसा क्या है ये भी समझ लीजिए। मदरसा के बारे में भी बहुत डिस्क्रिप्शन अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि मदरसा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ गरीब पिछड़ा मुसलमान पढ़ने जाता है, जहाँ आम मुस्लिम परिवार का बच्चा पढ़ने जाता है, जहाँ पे वो मुस्लिम परिवार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो अपने बच्चे को भेजता है किस नियत के साथ कि उसका बच्चा दीन इस्लाम के साथ साथ अच्छी शिक्षा लेके अपने करियर में, अपने समाज में आगे जाएगा। क्योंकि हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसका बच्चा कामयाब बच्चा बने। तो ये मुझे बताइए कि 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी ने मदरसों के बेहतरी के लिए क्या काम किया। मदरसों में क्या SCRT का कोर्स समाजवादी पार्टी ने लागू किया? नहीं लागू किया। मदरसों में साइंस कंप्यूटर समाजवादी पार्टी ने पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। मदरसों में कंप्यूटर लैब डेवलप करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया? नहीं किया। मदरसों के बच्चों के डेवलपमेंट के लिए समाजवादी पार्टी ने कुछ किया? नहीं किया। मदरसे के बच्चों के रोजगार के लिए समाजवादी पार्टी ने कुछ किया? नहीं किया। उसके उलट आप देखिए तस्वीर, 2017 में योगी सरकार आती है, समाजवादी पार्टी सरकार जाती है, योगी सरकार आती है। तो 2018 में यही योगी सरकार, जिसपे समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज का अहित करने का आरोप लगाती है, इसी योगी सरकार ने मदरसे शिक्षा में SCRT कोर्स को लागू करती है। योगी सरकार उस SCRT, सुन लीजिए मेरे, उस SCRT कोर्स से क्या फायदा होता है कि एक तरफ मदरसे का बच्चा दीन इस्लाम तो पढ़ता ही है, लेकिन वही मदरसे का बच्चा, वही गरीब मुसलमान का बच्चा, वही पिछड़ा पसमानदा मुसलमान का बच्चा इस दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी हासिल करता है। मैथ्स, साइंस,
कंप्यूटर जैसे आधुनिक शिक्षा को हासिल करता है। और यही मदरसे पढ़ने वाला बच्चा जो कल तक समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मेन स्ट्रीम से पिछड़ा था, योगी सरकार ने उसका हाथ पकड़ के उसको आगे बढ़ाया और कहा कि मुसलमान के बच्चे, अगर तू पढ़ना चाहता है तो ये योगी मोदी सरकार है, ये तुझे पढ़ाएगी, लेकिन तेरे अंदर जोश और जज्बा होना चाहिए। और आज बीते 7 सालों से योगी सरकार ने हजारों नहीं लाखों मुस्लिम नौजवानों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा है। ये बदलाव किया योगी सरकार ने। ये काम समाजवादी पार्टी के लोग भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो नहीं चाहते, समाजवादी पार्टी के लोग, ये कांग्रेस पार्टी के लोग, ये नहीं चाहते कि मुसलमानों का बच्चा पढ़ के आगे बढ़े। ये नहीं चाहते कि मुसलमान का बच्चा इंग्लिश बोले। ये नहीं चाहते कि मुसलमानों के बच्चे आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बने। क्योंकि अगर मुसलमान का बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो उनके रैलियों में जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने वाला कोई नहीं झंडा बचेगा। कौन उठाएगा? चलिए, तो झंडा कौन उठाएगा? तो क्या मुसलमान का बच्चा केवल झंडा उठाने के लिए बना है? नहीं, मुसलमान का बच्चा अच्छी शिक्षा लेके इस देश को दुनिया का सबसे मजबूत देश बनाने के लिए बना है। और वही काम हमारी मोदी और योगी सरकार मुसलमानों से करवा रही है और ये दिख भी रहा है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि अभी प्रयागराज में नकली नोट छापने वाली मशीन मिली, अब उसकी जांच एटीएस कर रही है। मनसा साफ है कि बेहतर करना है, लेकिन ये जो स्लीपर सेल हैं इनको कैसे दुरुस्त किया जाए? देखिए, आज हमारी जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है ना, ये कानून व्यवस्था के लिए बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी समाज के जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको हटा के समाज में पॉजिटिविटी भरने का काम हम कर रहे हैं। कहीं भी अगर कोई कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, समाज का संतुलन, समाज का बैलेंस डिस्टर्ब करने की नीयत के साथ कोई काम करेगा, तो हमारा कानून प्रशासन उसके साथ सख्ती से निपटेगा। हमने अपने उत्तर प्रदेश को एक बेहतर प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है और ईमानदारी से 2017 से लेकर अब तक उस संकल्प के प्रति हम ईमानदारी से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे इस उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का काम करेंगे। एक चीज और है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो चूंकि रोक लगा दिया बुलडोजर पे, सबसे ज्यादा चिंतित अल्पसंख्यक ही होते थे, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, हमें लगता है कि इसके बारे में ये कहना गलत होगा। जो भी गलत काम करेगा, जो भी गैर कानूनी काम करेगा, पारदर्शी और ईमानदारी से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और ये कहना गलत है कि किसी एक खास वर्ग, किसी एक खास जाति, किसी एक खास धर्म के खिलाफ कोई काम होता है। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से, समाज की सेवा के भाव से हमारी सरकार काम कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो इससे क्या केवल किसी एक जाति धर्म के लोगों को फायदा हो रहा है? अगर उत्तर प्रदेश में रात में बेधड़क आप निकल सकते हैं तो इससे हमारे हिंदू भाई को भी फायदा हो रहा है, इससे हमारे मुस्लिम भाई को भी फायदा हो रहा है, इससे हमारे हर जाति धर्म के लोगों को फायदा हो रहा है। तो हमने एक उत्तर प्रदेश को सुरक्षित माहौल दिया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ सबको मिल रहा है। एक अच्छा आज उद्योग की तरफ आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है। तो ये बताइए, अगर उद्योग की तरफ आगे बढ़ रहा है, पर्यटन यहाँ का बढ़ रहा है, यहाँ पे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, तो ये किसी बंधन में नहीं है। अगर हम यहाँ लखनऊ में बैठे हैं, हम आगरा में बैठे हैं, मथुरा में बैठे हैं, बनारस में बैठे हैं, तो अगर वहाँ पर्यटक आ रहा है तो पूरे प्रदेश में वो हर जाति धर्म मजहब के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। अगर वहाँ होटल में रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, होटल में आ रहा है, तो होटल हिंदू का भी है, होटल मुस्लिम का भी है, दोनों जगह जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन है और तमाम जगह तरह की चीजें हैं। अगर हम एक अच्छा भयमुक्त माहौल देते हैं तो इससे बहुत सारी चीजें आती है, इससे उद्योग आता है, आंकड़े बढ़े हैं, इससे पर्यटन आता है, इससे रोजगार आता है और इसका लाभ सबको मिलता है। और निसंदेह आज इसका लाभ सभी को मिल रहा है। तो इसमें दिक्कत ये भी है कि पिछली सरकारें जो रही उन्होंने मुस्लिम बच्चों के साथ न्याय नहीं किया और वो गलत रास्ते पे भटक गए। देखिए, एक पहला पार्ट तो आपका सही है कि मुसलमानों के साथ न्याय ना समाजवादी पार्टी ने किया है, ना कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं खुद एक मुस्लिम नौजवान हूं, मैंने बहुत करीब से देखा। मैं बताया, मैं जब छात्र राजनीति में था, मैंने देखा जब समाजवादी पार्टी का शासनकाल था तो अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे, उनको एग्जाम में जानबूझ के क्वालिफाई नहीं करने दिया जाता था। और ऐसे लोग जो पैसे के बल पे सरकारी नौकरियां बेची जाती थी। आप बताइए, ये इनजस्टिस है नौजवानों के साथ।
एक नौजवान जो टैलेंटेड है उसको रोजगार से दूर करना और पैसे के बल पे रोजगार को बेचना, रोजगार को एक उद्योग बनाना, ये कहीं से भी नौजवानों के लिए जस्टिफाइड नहीं था। ये डर था क्या कि ज्यादा पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे तो झंडा भाई कौन समाज में उठाएगा? मुझे लगता है कि अगर सबसे ज्यादा मुसलमानों का बुरा किसी ने किया है तो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आप देखिए किस तरीके से मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया, लेकिन आज देखिए किस तरीके से हम मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। आज बहुत रोचक बात है, ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को हो रहा है। आवास का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों आप को। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मऊ की साड़ी का कारोबार है, तो मऊ में साड़ी के कारोबारी कौन है? मुसलमान है। आजमगढ़, आजमगढ़ में आप देखिए ब्लैक पॉटरी का काम होता है। ब्लैक पॉटरी है। ब्लैक पॉटरी मुबारकपुर की साड़ी है। ब्लैक पॉटरी से सबसे ज्यादा जुड़ा है मुसलमान। लखनऊ में चिकन का कारीगर सबसे ज्यादा मुसलमान। मुरादाबाद में ब्रास का कारोबार सबसे ज्यादा मुसलमान। बरेली में फर्नीचर ओडीओपी सबसे ज्यादा मुसलमान। तो इस तरीके से आप देखिए, कन्नौज का इत्र, तो इत्र में सबसे ज्यादा मुसलमान, बरेली का सुरमा, सब जगह वही है। तो इसका तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा तो इस ओडीओपी का जो है मुसलमानों को मिला। तो ये कहना कहीं भी जस्टिफाइड या उचित नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी के लिए बात जरूर मैं कहूंगा कि आज अगर उन्होंने मुसलमानों के ऊपर राजनीति नहीं की होती तो निश्चित तौर पर हमारा जो एक इमेज है, एक सिनेरियो है, बहुत अलग होता। हम एजुकेशन में बहुत आगे होते, हम तमाम दूसरे फील्ड्स में बहुत आगे होते। अभी आप देखिए 2023 का जो सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया, 51 मुस्लिम बच्चों ने यूपीएससी को क्लियर किया। अच्छा, 51 मुस्लिम बच्चे। ये सिविल सर्विस पे आते हैं, लेकिन उस पर बड़ा मजेदार है। ओडीपी ओपी की बात हो रहा था, रामपुर के एक नेताजी हैं, उन्होंने कहा अब अब्दुल दर्री नहीं बिछाएगा। देखिए यही तो बात है कि अब्दुल का एक इमेज दरी बिछाने वाला बनाने की बात थी। अब्दुल आईएएस बने, अब्दुल पीसीएस बने, अब्दुल डॉक्टर बने, अब्दुल इंजीनियर बने, अब्दुल एक सफल पॉलिटिशियन बने। ये इमेज होनी चाहिए। मुसलमानों के इमेज को बांधने का काम, उनके इमेज को एक लिमिटेड बनाने का काम ये समाजवादी पार्टी ने किया। अरे एक चीज और है, आपकी सरकार ने एक और चीज कर दिया, अब्दुल अगर जूस बेच रहा है तो बाहर लगाना पड़ेगा पूरा। इसमें अगर देखिए ये नाम लिखना या आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी बताना कहीं कोई गलत नहीं है। तो इस पे विरोध, इस पे राजनीति कर, हर बात पे राजनीति करना उचित नहीं है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी और तमाम दूसरे दलों का एक कैरेक्टर है, विपक्षी दलों का, कि वो जानबूझ के बेवजह, देखिए मेन मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे लाए जाते हैं जिससे जनता को भ्रमित किया जाए। लेकिन जनता को भ्रमित करके आप पॉलिटिक्स ज़्यादा दिन नहीं चला सकते हैं। जनता आज सही मुद्दों को चुन रही है, सही आवाज़ को बुलंद कर रही है, और जो भी जनता के लिए जेन्युइनली काम करेगा जनता का साथ उसको मिलेगा। लेकिन एक बात और है, आपकी पार्टी ने अब्दुल को राजनीति करने का भी मौका कम दिया है। ये भी कहना गलत होगा। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो निष्पक्ष तरीके से कोई भी मुसलमान उसके फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। आज आप देखिए 2023 में निकाय चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने 3 दर्जन से अधिक चेयरमैन को टिकट दिए और 250 से अधिक सभासद और पार्षद को टिकट दिए। आज भारतीय जनता पार्टी अगर विधान परिषद में 2 सदस्य उत्तर प्रदेश में अगर उसके हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी के भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप में जो राष्ट्रीय टीम है उसमें 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुस्लिम समाज से आते हैं। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक तरीके से मुसलमानों को आगे बढ़ाने की नीयत के साथ काम किया, उनको सशक्त बनाने के लिए काम किया, उनकी क्षमताओं के विस्तार के लिए काम तो किया। आप रहे हैं, लेकिन मंत्री आप अकेले हैं। तो ये बताइए कि अगर एक आम मुसलमान को किसी पार्टी ने मंत्री बनाने का मौका दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ऐसा पहले नहीं होता था। पहले तो कुछ बड़े बड़े घराने के लोग, उनको मंत्री बनाया जाता था, बड़े बड़े प्रोफाइल के लोगों को मंत्री बनाया जाता था। लेकिन जब बात आई एक आम मुस्लिम नौजवान को मंत्री बनाने की तो उसमें सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, और उसने गरीब, पिछड़े, पासमानदा समाज के मुसलमान को, जो एक आम घर से आता है, जो आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं है, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसके पिता कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन नहीं है, उसको अगर मंत्री बनाया तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अच्छा, तो अब मंत्री रहते हुए करीब 2 साल से ज़्यादा का सफ़र हो गया, तो ऐसे में अब तो विद्यार्थी परिषद से भी आगे निकल गए। पहले तो आप मतलब बटरिंग करने के लिए बुलाते थे, भाई आओ किसी को काट ले जाए। अब कोई ऐसा आप मतलब हुआ कि लीक से हट के कभी किसी की मदद क्यों मजा आता हो कि भाई अब ये आया, उसकी समस्या का समाधान हो गया,
भाई ये मेरे पावर में नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, फिर भी कैसे भी करना है। नहीं देखिए, एक बात मैं बताऊं, जब आप छात्र नेता रहते हैं तो एक आपके अंदर एक कीड़ा आ जाता है लोगों की मदद करने का। और निश्चित तौर पे आज हम मिनिस्टर हैं, और जब हम डेली सुबह जो है हम लोग का जो 3-4 घंटे है वो जनता दर्शन में बीतता है, जिसमें प्रदेश भर से अलग अलग लोग आते हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं रहती हैं, और एक बड़ा अच्छा लगता है जब हम आप आगे बढ़ के और आप किसी की परेशानी को अगर दूर कर पाए, उसके चेहरे की जो उदासी है उस उदासी को मुस्कुराहट में बदल पाए, तो बड़ा अंदर से एक अच्छा फील होता है। कोई ऐसा किस्सा जब जिसकी आपने उदासी दूर की हो और उसके चेहरे पे मुस्कान आई हो? बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन जैसे कि सबसे ज़्यादा आदमी कब परेशान होता है, जब आदमी के घर में कोई बीमार होता है। और बहुत बार कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे कई लोग आए और जिनके घर में बहुत बीमारी है और पैसे की कभी शॉर्टेज है या एडमिट नहीं हो रहे हैं, और हमारे एक फ़ोन कॉल से वो एडमिट हो जाते हैं या उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है, और जो आशीर्वाद वो दे के जाते हैं ना, मैं बताऊं कि वो दुआ व आशीर्वाद में जो खुशी मिलती है, वो खुशी हमको लगता है कि दुनिया की कितनी महंगी से महंगी कोई आपको गिफ्ट दे दे, वो उतनी खुशी नहीं मिलेगी। जो वो 2 लफ्ज़ खुशी के और जो आपके सर पे हाथ फेर के हो जाता है, वो शख्स, वो माँ, वो बहन, वो भाई, तो वो जो खुशी मिलती है, और वो जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी जो हमें एनर्जी देती है, वो हमें और मोटिवेट करती है आगे बढ़ के काम करने के लिए। और हमारी वजह से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, तो समझिए हम कितने खुशनसीब हैं कि ऊपर वाले ने आपको इस चीज़ के लिए चुना है कि आप आगे बढ़ के इस योग बना है, योग बना नहीं, वो चुना किसी है को मदद कर, किसी हाँ। के हम आगे बढ़ के मदद कर पाए। हालांकि ये गर्व करने की या अहंकार करने की बात नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ऊपर वाले को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि हम लोग किसी के मुस्कुराहट के वजह बन पाएँ। और मैं बहुत ईमानदारी से, मैं बताऊँ सीरियसली कि मैं पॉलिटिक्स बहुत ईमानदारी से करता हूँ। मैं बहुत जिस तरीके से मैं अच्छा, उसी ईमानदारी पे एक सवाल कि कभी कुछ ऐसा हुआ कि कोई आपसे पैरवी करने आया और आपने सामने तो उसको कह दिया भाई इसकी ऐसे मदद करो, उसने वो किया नहीं और आपने उसे पर्सनल ले लिया, यार मतलब अब ये पर्सनल है। ये देखिए, छात्र नेता ने बताया ना, जब आप छात्र नेता रहते हो तो ये बड़ा हो जाता है कि जो आपने कहा ये होना चाहिए। ये तो बड़ा एक छात्र नेताओं के अंदर एक बहुत, इसको गुड़ कहिए या अवगुड़ कहिए, कि रहता है कि हमने जो कहा है भैया, अब उसको तो पूरा एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता भैया। तो भैया वो तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से कहते हैं और वो चीज़ नहीं होती है, तो फिर हम पर्सनल लेवल पर जाके भी हम उसको, कभी ऐसा कुछ हुआ कि एकदम कई बार हुआ है। मंत्री तो छोड़ो, तुमने बलिया के बंदे की बात कैसे नहीं सुना? कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन मैं बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे जितने भी जो लोग हमारी मदद भी, हमारे कहने पे भी मदद करते हैं दूसरों की, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। और हमें आगे बढ़ के समाज को एक आदर्श समाज बने, ये सोच सबके अंदर होनी चाहिए। हम चाहे इस कुर्सी बैठे हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, ये जो कुर्सी है ना, ये कुर्सी स्थायी नहीं है। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। ये कुर्सी पे आज आप बैठे हैं तो एक जिम्मेदारी के लिए बैठे हैं, एक काम के लिए बैठे हैं, एक मिशन के लिए बैठे हैं, और इस मिशन को, इस काम को पूरा करना है। यही आपका किरदार है। इस कहानी में आपका किरदार क्या है? इस कहानी में आपका किरदार ये है कि कुर्सी आपको मिली है दूसरों की सेवा के लिए, और इस किरदार को अगर आप हमेशा पकड़ के रखेंगे, सेवा के किरदार को, तो निश्चित तौर पर इस कहानी में बने रहेंगे। इसी पे एक लाइन है, ये कुर्सी है जनाब, जनाजा नहीं है, काम कर सकते हो तो करो, नहीं तो उतर जाओ। बहुत बढ़िया। तो आज के युवाओं के लिए कुछ सीख देंगे? देखिए, अभी चलते कुछ युवाओं के लिए, इतने हम लोग बड़े और वो नहीं हुए कि हम लोग किसी को सीख दे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, खासतौर पर नौजवान साथियों से, कि हमें सपने जरूर देखने चाहिए। क्योंकि ये सपने जब तक आप नहीं देखेंगे, तब तक आपके अंदर एक मोटिवेशन नहीं आएगा, एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी। और बड़े सपने देखने चाहिए, बड़े गोल बनाने चाहिए, और उन गोल के प्रति अनुशासन के साथ आपको काम भी करना चाहिए। आपके जब गोल बड़े होंगे और उस गोल के लिए आप काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे आप अपने समाज का, अपने कौम का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। जिस फील्ड में भी आप जाना चाहें, आइदर आप बिजनेस में जाना चाहें, पॉलिटिक्स में जाना चाहें, नौकरी में जाना चाहें, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहें, आप जाइए, गोल बनाइए, बड़े गोल रखिए, समाज की सेवा के साथ काम कीजिए, और निश्चित तौर पे आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूं। अपने अंदर ये भावना रखिए, मैं कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा,
मैं इस काबिल हूँ कि मैं कर सकता हूँ, तो निश्चित तौर पे आप किसी भी चीज़ को आप हासिल कर सकते हैं। ये को डायलॉग है ना कि अगर सच्चे दिल से किसी को चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए लग जाती है। वो सही बात है, वो गलत बात नहीं है। जब मैं बताऊं, मैं पर्सनली कि जब हम लोग छात्र राजनीति में थे तो हम लोग बैठते थे, जब छात्र राजनीति में बहुत काम तो रहता नहीं था, तो अक्सर हम लोग पार्क में, गार्डन में, कैंटीन में बैठे रहते थे और हम लोग सोचते थे कि हम लोग को कुछ बड़ा करना है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है। इसी लखनऊ में जब हम आते थे, विधानसभा के सामने से गुजरते थे तो कहते थे एक दिन यहाँ जरूर बैठेंगे, एक दिन यहाँ जरूर हम भाषण देंगे। तो जब आप अपने अंदर वो फीलिंग लाएंगे तो निश्चित तौर पर आप वहाँ पहुँचेंगे। और मैं जिस आवास पे हम बैठे हैं, इस आवास के बाहर हम लोग ने घंटों गुजारते थे। बाहर ही एक छोले समोसे की बहुत अच्छी दुकान अच्छा, है। इसमें कौन मंत्री जी रहते थे? ये तो हमें नहीं मालूम। समय देते थे कि नहीं मिलने का? देखिए, हम लोग छात्रों के बीच में रहते थे और मंत्रियों के भी जाते थे, अलग अलग छात्रों की समस्याओं को लेके, और निश्चित तौर पर दमदारी से अपनी बात रखते थे। और उन्हीं छात्रों का, उन्हीं नौजवानों का, हमारे परिवार का, हमारे साथियों का ये आशीर्वाद रहा कि आज हम यहाँ पहुँचे। और निश्चित तौर पे मैं भी वही अपने नौजवानों से कहूँगा कि हमें ज़रूर बड़े सपने पाल के आगे बढ़ना चाहिए और जीवन में कुछ बड़ा करना है, इस लक्ष्य के साथ आगे काम करना चाहिए। बड़े सपने देखने चाहिए और उस पे मेहनत करनी चाहिए, तभी सपने पूरे होंगे। और अपने सपने पे पहले खुद आपको यकीन करना होगा, विश्वास होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बागी बलिया से उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए और वीडियो तुरंत फॉरवर्ड कीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए। अभी बताइए भाई साहब, वीडियो लाइक करने के लिए कहिए और कहिए कि जरूर हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और निश्चित तौर पे अच्छी बातें होनी चाहिए, अच्छी बातों को सुनना चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए समाज में। जब अच्छी सकारात्मक बातें होंगी तभी समाज आगे जाएगा। ठीक है, तो बत कही को तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉरवर्ड